हेलो बच्चों आज की क्लास में जो अपना टॉपिक है वो है इनवर्स फंक्शन। ओके, अब हमें आज इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करनी है कि इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं। तो इनवर्स फंक्शन के बारे में मैंने आपको इतना तो बता दिया कि भाई इनवर्स फंक्शन के लिए 1 1 ऑन 2 का होना बहुत जरूरी है। जब फंक्शन आपका 1 1 ऑन 2 होगा तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो अब जैसे मैंने बोला इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है भाई, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लो यहाँ पे इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन। तो इनवर्स फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कुछ गिव मी मोमेंट प्लीज। ओके, हाँ ओके, तो यहाँ पे इनवर्स फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से हो जाएगा, लेट f is defined from बच्चों a to b, let f is defined from a to b via 1 1 on 2 function, ये 1 1 on 2 function, 1 1 on 2 function, ठीक है ना। या फिर हम ब्रैकेट में क्या बोल सकते हैं, via 1 में, या फिर बाइजेक्टिव, ठीक है ना, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, लेट f be a 1 1, let f is defined from a to b via 1 1 और on 2 या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। एंड ठीक है, देन उसके बाद देन देयर एग्जिस्ट a unique function, then there exists a unique function, then there exists a unique function gx defined from, then there exists a unique function g defined from b to a such that ओके, अपने पास क्या है, अपने पास कोई भी एक फंक्शन है f जो कि a से b में डिफाइंड है, जो कि क्या है 1 1 on 2 है, क्लियर, जो कि क्या है 1 1 और on 2 है। इस लाइन को हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए, 1 1 on 2 है, क्लियर। अगर ऐसा है तो एक यूनिक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसे हमने बोला g, जो कि b से a में डिफाइन होगा सच दैट कि भाई सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y है। तो इसका मतलब इट इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि g ऑफ y इज इक्वल टू x होगा। फिर क्लियर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। क्लियर, नहीं आई ना बात समझ में? एक सेकेंड, अभी समझा देंगे, रुक जाओ अभी, ठीक है ना। ये वाली लाइन यहां पे समझने वाली है, चलिए भाई। देन f इज द इनवर्स ऑफ, देन f या फिर g, एक ही बात है ना। देन g is the inverse of, then g is the inverse of f, ओके। तो हमने बोला यार कि अपने पास कोई भी एक फंक्शन है f, जो कि क्या है 1 1 on 2 है, क्लियर। तो पहले यहाँ पे ना वही उल्का पिंड बना लेते हैं, ठीक है। जस्ट नोट उल्का पिंड, बस मैंने इनका नाम ही ऐसे ही रख दिया है, क्लियर। तो ये अपने पास कुछ यहाँ पे ये एक फंक्शन हमने डिफाइन किया भाई इस तरीके से। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 on 2 है बच्चों, अगर कोई भी फंक्शन 1 1 on 2 है तो क्या होगा, जैसे मैंने मान लिया ये a हो गया यार, ये अपने पास b हो गया, ये अपने पास c हो गया, ये अपने पास d हो गया बच्चों, क्लियर। यहाँ पे हमने मान लिया कुछ, लेट्स से दैट इज अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। ओके, ये यहाँ से ये आपका डिफाइन होगा, इधर से इधर की तरफ मैंने इसे डिफाइन किया f के जरिए। ये हो गया मेरे पास a, ये मेरे पास क्या हो गया a, चलिए, और ये मेरे पास हो गया b। ओके, और यहाँ की जो इमेजेस हैं वो मैंने इस तरीके से कुछ डिफाइन कर दी, जैसे कि मैंने बोला a जो है वो अल्फा 1 से है, b जो है वो अल्फा 2 से है, कैसे भी कर लेना आप, बस फंक्शन 1 1 on 2 होना चाहिए। लास्ट में आपके पास जो फंक्शन है वो 1 1 on 2 आना चाहिए, बस जैसे जाए वैसे कर लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। ये आ गया। अब ये कैसा फंक्शन हो गया, तो f कैसा हो गया यहाँ पे 1 1 on 2, f कैसा हो गया यहाँ पे 1 1 on 2, या फिर f को मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ बाइजेक्टिव हो गया साहब। f कैसा हो गया बाइजेक्टिव हो गया, चलिए बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। नाउ अगर ऐसा है तो एक यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसे हम बोलेंगे, जो कि b से a में डिफाइन होगा, मतलब इसका उल्टा डिफाइन होगा, जो कि b से a की तरफ डिफाइन होगा बच्चों इस तरीके से। ये कहलाएगा आपका g फंक्शन, और ये भी क्या होगा आपका, तो ये g जो है वो आपका इनवर्स कहलाएगा, और g भी यहाँ पे 1 1 on 2 होगा। फिर चलिए, तो ये g जो है वो भी क्या होगा यहाँ पे 1 1 on 2। तो ये जो gx है ना, gx इज नोन एज f इनवर्स ऑफ x। तो ये gx जो है वो इस केस में f इनवर्स x के इक्वल होगा,
क्लियर। जी क्या है, जी एक्स इज ऑल्सो 1 1 ऑन 2। खैर ये तो मैं प्रॉपर्टी अभी बताऊंगा तो आपको बता दूंगा वहां पे, वैसे आप चाहो तो देख सकते हो जी एक्स भी क्या है 1 1 ऑन 2 है। क्लियर भाई, बात आगे समझ में नहीं आई? क्लियर। तो अगर कोई भी एक फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है तो उसका एक रिवर्स एक यूनिक फंक्शन, ठीक है ना, एक यूनिक फंक्शन जी एक्स ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि क्या होगा, जो कि यहाँ पे डिफाइन होगा, और वो भी एक बाइजेक्टिव होगा फंक्शन, वो भी बाइजेक्टिव होगा। अगर f बाइजेक्टिव है तो g भी बाइजेक्टिव होगा, यानी कि इनवर्स फंक्शन जो होता है, फंक्शन का इनवर्स जो होता है वो भी बाइजेक्टिव होता है। चलिए भाई, बात आगे समझ में। तो g इसका क्या कहलाएगा, f इनवर्स x। क्लियर, ओके। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसके अंदर? ओके, अभी इसे समझ लेते हैं, इसके सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम लोग इनवर्स फंक्शन निकालेंगे एक एक करके, ठीक है। लेकिन आप एक बात मुझे बता दो यहाँ पे, आप यहाँ पे कि भाई f मेरे पास फंक्शन था f(x) और gx क्या हो गया, इसका gx इसका इनवर्स हो गया। gx क्या हो गया, इसका जो इनवर्स आ गया वो कितना आ गया, इसका जो इनवर्स आया वो gx आ गया, इनवर्स आया इसका वो gx हो गया। सही बात है, क्लियर। एंड gx इज डिफाइंड फ्रॉम दिस। अच्छा, f का जो डोमेन है वो क्या है, जो डोमेन ऑफ f है वो क्या है, डोमेन ऑफ f तो आपका a है, और यहां पर जो रेंज ऑफ a है वो क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है, ठीक है ना, अल्फा 1 अल्फा 2। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आ रहा है आपका, अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है ना, अल्फा 3 अल्फा 4। चलिए, और अगर मैं g के रिस्पेक्ट में बात करूं तो डोमेन ऑफ g कितना आ रहा है बच्चों, डोमेन ऑफ g आ रहा है आपका यानी कि b, यानी कि इसे हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, ये इसका डोमेन हो रहा है। क्लियर, ये इसका डोमेन हो रहा है। और इसका रेंज क्या आ रहा है बच्चों, रेंज इसका आ रहा है ए, यानी कि आप इसे क्या बोल सकते हो, ए क्या है अपने पास, ए बी सी डी, ये इसका डोमेन आ रहा है। मतलब इनवर्स में क्या होता है, डोमेन रेंज बन जाता है, रेंज डोमेन बन जाता है। समझ रहे हो, इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, जो f का डोमेन है वो g का रेंज बन जाएगा, जो g का रेंज है वो इसका डोमेन बन जाएगा। क्लियर। तो अगर फॉर इनवर्स फंक्शन क्या होगा, ओके तो ये क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, मैं बोल रहा हूं फॉर इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना, फॉर इनवर्स फंक्शन। जैसे मैंने बोला यार, इसका जो f है ये fx है, क्लियर, इसका जो डोमेन है यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन, और इसका जो रेंज ऑफ द फंक्शन है, ठीक है ना, रेंज ऑफ f, और यहाँ पर जो gx है, ठीक है ना, ये क्या है, इसका इनवर्स फंक्शन है, f इनवर्स x के इक्वल है ये। क्लियर। तो अगर आपने ऐसे इनवर्स किया तो क्या होगा, ये जो डोमेन है ना बच्चों, ये डोमेन ये इधर जाते ही इसका क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। क्लियर, एंड वाइस वर्सा, एक दूसरे के उल्टे। और जो इसका रेंज है वो इधर जाते ही क्या बन जाएगा, इसका डोमेन बन जाएगा। क्लियर, ये इसका डोमेन हो जाएगा और इसका जो डोमेन होगा वो इसका रेंज हो जाएगा। बात आ गई समझ में या नहीं आई, बात आई समझ में क्या नहीं आई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर। तो इसका डोमेन इसका रेंज, इसका रेंज इसका डोमेन। क्लियर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये है अपनी कहानी इसकी। तो ये एक नोट सा है, बस आप ये ध्यान रखना है इसे, ओके। क्योंकि एमओडी के वगैरह के अंदर हम डिफरेंशिएट में इस तरह के क्वेश्चन कराते हैं, जहां पे कि आपको इस तरह की या फिर चीज़ें करनी पड़ेंगी, या फिर क्या बोलते हैं उसे, इंटीग्रेशन के अंदर भी मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि काफ़ी अच्छी कैटेगरी में संभाले जाते हैं और हम लोग उन्हें बीएसएनएस से एक लाइन में सॉल्व कर देंगे। क्लियर, बस आपको ये याद रहना चाहिए, डोमेन रेंज, रेंज डोमेन। क्लियर, बात आगे समझ में, ये हो गया ना। बोर्ड के लिए अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अगर हम 12th क्लास की बात करें, ओके चलिए भाई, एक क्लास 12th के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट होता है यहाँ पे समटाइम्स, कि अगर आपको मतलब अगर हम बोर्ड की बात करते हैं, ठीक है ना, क्लास 12th के अंदर, ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन के अंदर क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन के अंदर हमेशा आपको चेक करना पड़ता है कि फंक्शन आपका, नोट करके ये बात लिख लेनी चाहिए आपको बच्चों, नोट करके कि ऑलवेज चेक एफ फंक्शन इज f(x) इज 1 1 and on to 1 1 and on to 1 1 and on to, then find inverse, ठीक है ना, then find inverse। अब अगर आप 12th क्लास में पढ़ रहे होते तो मैं आपसे बोलता यार कि अब आपको ना ये मैंडेटरी है, वहां पर करके दिखाना मैंडेटरी है। अब जेई के में ये मैंडेटरी नहीं है। जेई में क्या है, जेई में अगर आपको पता लग गया कि 1 1 on 2 है तो खत्म, बात, कहानी खत्म होगी। फिर आपने को प्रूफ थोड़ी ना करना है कि 1 1 on 2 है। अगर यहाँ आपको आइडिया लग गया, आपके दिमाग में आ गया कि यार ये तो 1 1 on 2 मुझे दिखाई दे रहा है क्लियरली, तो इसके लिए मैं प्रूफ थोड़ी ना करूंगा, मैं प्रूव नहीं करूंगा कि ये 1 1 on 2 है। क्लियर, बस हाँ मुझे अपने आप में प्रूव करना है कि हाँ भाई ये 1 1 on 2 है, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस है, और एग्जिस्टेंस अपने को पता होना चाहिए कि क्या है।
क्लियर भाई, बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? तो एग्जिस्टेंस तो अपने को पता होना चाहिए बच्चों, क्लियर। एक बार आपने एग्जिस्टेंस पता कर लिया, फिर तो कोई कहानी, फिर तो मतलब कहानी सिंपल सी है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने को। समझ पा रहे हो बात को? तो बस यही है। चलिए अब आगे की तरफ बात करते हैं। अब जैसे मैंने आपसे बोला यार यहाँ पे कि ये तो हो गया नोट, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कुछ छोटी छोटी बातें, छोटी 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 बातें, छोटी 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 बातें, ठीक है ना। अब छोटी छोटी बातें क्या है यार, वो देखो आप, छोटी छोटी बातें हैं फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास f ऑफ x यानी कि f ऑफ x यानी कि gx ऐसे लिख लो आप, अगर आपका जो gx है अगर आप उसे कल को f इनवर्स x लिख रहे हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब एंड ऑल्सो fx इज इक्वल टू, अब g इनवर्स x लिखो फिर, यानी कि f अगर g का इनवर्स है तो g f का इनवर्स है, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं दोनों, क्लियर। यानी कि f इज द इनवर्स ऑफ g, देन g विल आल्सो इनवर्स ऑफ f। इसका मतलब क्या हुआ कि f इज अ इनवर्स ऑफ g, f इज अ इनवर्स ऑफ g, देन g विल आल्सो इनवर्स ऑफ f, इनवर्स ऑफ f। मतलब दोनों स्टेटमेंट एक ही है, ये वाला बोलो या ये वाला बोलो, दोनों का मतलब एक ही निकल के आता है कि f इनवर्स ऑफ g या फिर g इज इनवर्स ऑफ f, एक और दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, क्लियर। दूसरी बात ये है, जैसा मैंने बोला कि उसका डोमेन उसका रेंज बन जाता है, यानी कि मैंने बोला आपसे कि इफ अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ fx, then beta comma alpha will also lies on the graph of f इनवर्स x, ठीक है ना। f इनवर्स x इज इक्वल टू gx लिख दो आप, चलिए। तो अगर कोई पॉइंट है आपके पास जो कि अल्फा कॉमा बीटा है जो कि fx पे लाई कर रहा है, तो उसके इनवर्स पे उसका रिवर्स, आप पॉइंट्स को क्या, कोऑर्डिनेट को चेंज कर दो, कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर दो, तो वो उसके इनवर्स पे लाई करेंगे पक्का। इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, इस वाली लाइन का मतलब क्या निकला, इस वाली लाइन का मतलब ये है कि द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x। इसका मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब ये हो गया कि द ग्राफ ऑफ f इनवर्स x, इसका मतलब हो गया द ग्राफ ऑफ f इनवर्स x एंड fx आर सिमेट्रिक, या फिर f इनवर्स x will be the reflection of fx about the line y equals to x, y is equals to x, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? तो जो ग्राफ है f इनवर्स x का, वो किसका रिफ्लेक्शन होगा, fx का रिफ्लेक्शन होगा y इक्वल्स टू x वाली लाइन के अबाउट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसी बात हुई, ये तो बात समझ में नहीं आई। अगर आप कोई ग्राफ बना दो तो बड़ा मजा आ जाए, अगर आपने कोई ग्राफ बना दिया सर तो मजा आ जाएगा। आप एक ग्राफ बना ही दो सर, ठीक है ना, होगा से देखा जाएगा। अब आप एक ग्राफ बना ही दो, तो मैंने बोला बच्चों देखो, एक ग्राफ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो ग्राफ होता है अपना कौन सा, ये वाला ग्राफ। आपको खुद को बताना है मुझे ये कौन सा ग्राफ बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, ये कौन सा ग्राफ बना दिया। ओहो, ये तो बड़ा ही अजीब सा ग्राफ बन चुका है, ठीक है ना। इस तरीके से बना लो इस ग्राफ को, ऐसे चला गया ये, ठीक है भाई। किसका ग्राफ है ये, बता दो आप तो यार, इतनी देर में तो बता देना चाहिए आपको। चलो यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, आप बता दो किसका ग्राफ है ये, लॉग बेस ax का, क्लियर। तो ये लॉग बेस ax का। अच्छा, y इक्वल्स टू x वाली लाइन बनाना जरा, कौन सी होगी, तो y इक्वल्स टू x वाली जो लाइन आएगी वो तो इस तरीके से चली आएगी कुछ, ये y इक्वल्स टू x वाली लाइन हो जाएगी। अच्छा, अब आप एक ग्राफ बनाओ यहाँ पे, इसका रिफ्लेक्शन जो आएगा बच्चों वो कौन सा होगा, तो इसका रिफ्लेक्शन जो बनाया मैंने वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। रिफ्लेक्शन जो होगा इसका ग्राफ का वो यहाँ से कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये इसका कुछ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्लियर। एग्जैक्टली ये 0,1,
क्लियर। तो ये क्या है, ये इसका रिफ्लेक्शन है। आप एक एक पॉइंट टू पॉइंट चेक कर लो आप रिफ्लेक्शन, या मतलब जीरो से यहां से देख लो, यहां से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर आ रहा है, इस तरीके से ये आगे की तरफ होता जा रहा है तो कम कम होता जा रहा है डिस्टेंस, ये आपका फिर जीरो की तरफ टच हो रहा है, ये इधर जीरो की तरफ टच हो रहा है। क्लियर, समझ पा रहे हो बात को। अगर हम ऊपर की तरफ बात करें तो ऊपर की तरफ देखो बढ़ता हुआ जा रहा है वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये अगर log x है तो ये a की पावर x है, यानी कि ये क्या है y इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन है, तो इसका रिफ्लेक्शन ये हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन है ये। क्लियर, इसका ये रिफ्लेक्शन है। आप ये भी तो बोल सकते हो कि नहीं नहीं सर इसका ये रिफ्लेक्शन है, इसका भी ये रिफ्लेक्शन है फिर तो। क्लियर, इसका मतलब क्या हो गया कि log x log base ax एंड a की पावर x आर इनवर्स ऑफ each other। बताइए समझ में, log ax एंड ax आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये इनवर्स हो जाएंगे। बात आई समझ में। तो इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, समझ में आ गई बात। क्लियर, तो ये था अपने पास दूसरा पॉइंट जो कि मैंने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और आप ये ध्यान रखिएगा। खासकर ये वाली लाइन, जैसे मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ये वाली लाइन बच्चों आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है ना। द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एंड एफ एक्स आर द सिमेट्रिक अबाउट द लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स। एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक होता है किस लाइन के अबाउट, वाई इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन के अबाउट। क्लियर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं, ये हो गया तीसरा पॉइंट। तो तीसरे पॉइंट पर अगर हम जाएं तो तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, द थर्ड पॉइंट इज, इसके अंदर थर्ड पॉइंट ये है कि यार जो आपका जी ऑफ एफ है, जी ऑफ एफ का इनवर्स अगर आप निकालोगे, जी ऑफ एफ का जो इनवर्स आएगा आपका, वो आएगा आपका एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। क्लियर, ये अभी ये क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन है। ठीक है, आप चाहो तो मैं इसे हटा भी सकता हूं, मैं कॉम्पोजिट फंक्शन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, हटा दो चलो इसे। ठीक है ना, कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़ाएंगे तो वहां पे मैं इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर, अभी तो हम यहाँ पे स्टेप्स देख लेते हैं, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन। क्लियर, तो नेक्स्ट इज स्टेप्स टू फाइंड इनवर्स फंक्शन, स्टेप्स टू फाइंड इनवर्स फंक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास स्टेप्स टू फाइंड इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। ठीक है ना, तो स्टेप्स टू फाइंड इनवर्स फंक्शन, क्या क्या स्टेप है भाई अपने देख लो, इनवर्स फंक्शन के स्टेप क्या क्या हैं। तो यार इनवर्स फंक्शन के जो स्टेप है ना वो एक एक करके मैं आपको बता देता हूं भाई। पहला फंक्शन, पहला है यहाँ पे फर्स्ट। सबसे पहले क्या करना है आपको, क्लियर, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये कंफर्म करना है कि फंक्शन क्या है, 1 1 on 2 है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। क्लियर, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, check function is 1 1 on 2, check function is 1 1 on 2। क्लियर, 1 1 on 2, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करो, आप चेक करो फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। क्लियर, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मतलब दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये हो गया। फिर हमने क्या किया, इंटरचेंज्ड x and y with each other, x and y with each other, x और y को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दो with each other। x और y को क्या करना है, फिर इंटरचेंज करना है। सबसे पहले क्या किया हमने, बाइजेक्टिव चेक कर लिया कि फंक्शन बाइजेक्टिव था, चलो ठीक है। फिर मैंने क्या किया, x और y को आपस में इंटरचेंज कर दिया। क्लियर, इंटरचेंज हो गया। फिर मैंने क्या किया, तीसरा स्टेप क्या किया, फाइंड, मैंने बोला फाइंड बाई, इसके इंटरचेंज करने के बाद फाइंड बाई इन टर्म्स ऑफ x। क्लियर, फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, x हो गया। नाउ रिप्लेस y with f इनवर्स ऑफ x एंड द, ठीक है ना, एंड रिप्लेस y इज इक्वल टू f इनवर्स x एंड the new expression in x obtained in step 3 is the inverse function, clear, is the inverse function। ठीक है ना भाई, बात आ गई समझ में। यहां पर डिस्क्लेमर क्या है वो देख लो आप। डिस्क्लेमर ये है कि इफ मल्टीपल डेफिनेशंस आर ऑब्टेन्ड, इफ मल्टीपल, मैंने क्या बोला, यूनिक फंक्शन होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, डेफिनेशन में आपको, डेफिनेशन में बोला कि यूनिक फंक्शन होता है। ठीक है ना, यूनिक फंक्शन होता है। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा फंक्शन आ रहे हैं, ठीक है, इफ मल्टीपल डेफिनेशन
if multiple definition of y are obtained in step 3, then check the correct inverse by putting the value of x and y, by putting the value of x and y, ठीक है ना। डोमेन एंड रेंज, ठीक है ना, क्योंकि उसका डोमेन उसका रेंज, इसका डोमेन उसका रेंज, क्लियर। तो वहां से हम चेक कर लेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन से चेक कर लेंगे भाई जो फंक्शन का डोमेन है वो वहां पे जाके रेंज बढ़ना चाहिए, क्लियर। तो वहां से चेक कर लेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले बाइजेक्टिव फंक्शन चेक कर लो, उसके बाद x और y को इंटरचेंज कर दो, फिर y को x के टर्म में निकाल लो, फिर उसके बाद क्या करो, y को रिप्लेस कर दो f इनवर्स x से। तो जो भी f इनवर्स x को रिप्लेस करने के बाद आया y को तीसरे स्टेप में, वही आपका इनवर्स फंक्शन है। अब मान लो तीसरे स्टेप में आपकी दो या दो से ज़्यादा डेफिनेशंस अगर आ गई हैं तो क्या करेंगे हम, कोई भी डोमेन से उठा के वैल्यू रख दो, तो इसका डोमेन उसका रेंज, उसका रेंज इसका डोमेन, ये वाले पॉइंट से हम लोग करेक्ट डेफिनेशन निकाल लेंगे, क्लियर भाई। बात आई समझ में कि नहीं आई। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चंस करा दूं मैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर, चलो यही ठीक है ना। इसके बाद अब हम बात करते हैं, क्योंकि इनवर्स का डिफरेंशिएशन वगैरह मैं आपको कंपोजिट फंक्शन में बताऊंगा, ठीक है ना। कंपोजिट फंक्शन में मैं आपको बता दूंगा कि भाई किस तरीके से अपने को यहाँ पर इनवर्स निकालना है इसका, ठीक है ना। तो अब जैसे मैंने बोला यार, यहाँ पर ना मैं अब बोलता हूँ आपसे कि अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन देख लो, उससे समझ में आ जाएगा। तो मैंने बोला कि यार फाइंड एफ इनवर्स एक्स, बच्चों फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो, इफ एग्जिस्ट वेयर f is defined from 0 to 1 to 2 to infinity and f of x is equals to x plus 1 by x. Find f inverse x if exist where f is defined from 0 to 1 to 2 to infinity and f of x is equals to x plus 1 by x, क्लियर। तो अपने को इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप इज बाइजेक्टिव नेचर चेक करना है। अपने को बाइजेक्टिव नेचर को चेक करना है। तो बाइजेक्टिव कैसे चेक करेंगे, तो एफ एक्स क्या है अपने पास, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स है बच्चों, क्लियर। तो अगर एक्स प्लस 1 बाई एक्स है तो इसका आप बाइजेक्टिव नेचर कैसे चेक करोगे, और x के आप 0 से 1 में दिया है, तो x प्लस 1 बाई एक्स का तो ग्राफ बनाना हमें आता है, क्लियर। मैंने आपको इसका ग्राफ बताया था, ठीक है, बोला था भाई ये ग्राफ ही आप याद रखो, अलग सा ग्राफ है एक स्पेशल, क्लियर। तो इसका ग्राफ मैं आपको ऑलरेडी बनवा चुका हूँ, आप फटाफट इसका ग्राफ बना के देख लो। यहाँ पे इस तरीके से इसका ग्राफ बनता था बच्चों, और ये यहाँ पे आपको इस तरीके से चला जाता था, यहाँ से जाएगा इस तरीके से आता है ये, और यहाँ से ऐसे निकल जाता था ये, है ना, इस टाइप से, और ये इधर से आता था और ऐसे करके यहाँ से निकल जाता है ये, क्लियर। यहाँ पे होता था आपका माइनस का 2, और ये वैल्यू आती है आपकी माइनस के 1 पे, और ये वैल्यू आती है आपकी 2, और ये आती है आपके 1 पे, 1, और ये हो गया 2, क्लियर। अब उसने बोला यार डोमेन जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में, डोमेन जो है वो 0 से 1 के बीच में, यानी कि डोमेन आपका ये हो गया, और इसका रेंज 2 से लेके इन्फिनिटी है, ठीक है ना। तो ग्राफ जो है आपका, जो ग्राफ है जो मैं इसको शेडेड कर रहा हूँ यहाँ पे, वो ध्यान से देख लो आप, यानी कि ग्राफ जो है वो ये वाला है, ये वाला ग्राफ आपका ओरिजिनल है, बाकी सब कट जाएगा। तो बाकी सब मैं हटा देता हूँ यार, बाकी मतलब का नहीं है, तो बाकी तो मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि एक ही ग्राफ को बार बार क्या बनाऊँ, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया, बस ये ग्राफ बचा अपने पास, ठीक है ना भाई, ये ग्राफ बचेगा अपने पास, ठीक है ना। बहुत अच्छी ड्राइंग बन गई, चलो अभी, है ना, ठीक है भाई, ये ग्राफ बन गया अपने पास। अब ये चेक बताओ क्या इसका जो रेंज है वो कितना आ रहा है, 2 से इन्फिनिटी आ रहा है। तो इस ग्राफ को देखते हुए आप बता सकते हो कि रेंज कितना आ रहा है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन belongs to 2 to infinity and is equals to कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, क्लियर। एंड बच्चों 1 1 भी है, तो ये तो हो गया ऑन टू, इससे क्या हो गया, ये ऑन टू हो गया। और कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो आप, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना, वो क्या करेगी इसे, कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इसे कितनी जगह पे काटेगी, एक जगह पे कट कर रही है, मतलब क्या हो गया, ये 1 to 1 भी हो गया, 1 1 भी हो गया, यानी कि एफ एक्स कैसा है, बाइजेक्टिव है, एफ एक्स कैसा है आपका, बाइजेक्टिव है, खत्म बात। तो अब इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही समझ में आ गया कि हाँ ये हो गया बाइजेक्टिव, क्लियर।
अब हमने बोला कि यार अपने पास दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और दूसरा स्टेप था कि अपने को y को x में कन्वर्ट करना है और अपने को x को y लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन वाई आ जाएगा ये तो यहाँ से। तो ये कितना आ जाएगा, y प्लस वन बाई वाई आ जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, अब मैंने बोला यार यहाँ से y की वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा यहाँ से, और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ से y की जो वैल्यूज हैं बच्चों वो कितनी आ जाएंगी, तो यहाँ से y की वैल्यूज निकाल लो, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ से y की जो वैल्यूज हैं वो कितनी आ रही है अपने पास, ओके। तो मैं यहाँ से आपको y की वैल्यूज निकाल के दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। क्लियर, ये आ गया अपने पास। अब यार यहाँ से जो y की वैल्यू है ना वो आएगी अपने पास, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। क्लियर, 2 आ गया। ना y की दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 4 का रूट। क्लियर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट अपॉन 2, एक तो ये आ गया अपने पास। एक बच्चों जो y है दूसरा वाला डेफिनेशन वो ये आ जाएगा कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। अब यहाँ पे दो डेफिनेशन आ गई, अब इन दोनों में से कौन सा वाला इन्वर्स होगा। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि अब इन दोनों में से आपका इन्वर्स फंक्शन कौन सा होगा। तो यार इन्वर्स फंक्शन इन दोनों में से कौन सा होगा ये बताना है अपने को, ठीक है ना। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे डोमेन के अंदर वैल्यूज रख के। तो अपने पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन था मतलब एफ इन्वर्स इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो मैंने बोला यार एफ एक्स जो था ना बच्चों, एफ एक्स कितना था अपने पास, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स था। क्लियर, तो ये हो गया अपने पास। अब मैंने बोला यार x इक्वल्स टू ना, अगर आपके पास x इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ से y इक्वल्स टू 2 आ रहा है, तो इन्वर्स फंक्शन के अंदर उल्टा होना चाहिए। तो इन्वर्स में मतलब ये इसका x हो गया, ये y हो गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखो आप इसमें। तो जब आप यहाँ पे x रखोगे, यहाँ पे जब आपने इसका डोमेन, इसका रेंज होता है। क्लियर, तो मैंने बोला यार इसमें x इक्वल्स टू 2 रखो, ये y इक्वल्स टू 1 आता है। तो इसमें मैंने बोला कि आप इसमें x इक्वल्स टू 2 रखो, तो इसमें x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो y इक्वल्स टू कितना आ रहा है, माइनस का 1। और यहाँ पे आपने रखा x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से कितना आ रहा है आपका, यहाँ से भी आपका कितना आ रहा है माइनस का 1, और 2 रखने पे 0, ठीक है ना। x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 रखने पे कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे मैंने रखा 2, तो 2 रखने पे अगर मैंने इसमें 2 रखा तो 2 रखने पे कितना आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस होगा ना यार, यहाँ पे ये माइनस कैसे कर दिया मैंने, प्लस आएगा ना यहाँ पे प्लस। तो यार यहाँ से तो y इक्वल्स टू प्लस इसमें भी आ रहा है और y इक्वल्स टू प्लस इसमें भी आ रहा है, तो मतलब इसकी वजह से तो दोनों ही आंसर आ रहे हैं। मतलब इस, अगर मैंने क्या किया, प्लस था यहाँ पे ना, गलत लिख दिया ये मैंने। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से तो दोनों ही आंसर आ रहे हैं यार अपने पास। क्लियर, समझ रहे हो, ये दोनों ही डेफिनेशन आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी और के साथ चेक कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 2 पे तो दोनों सेटिस्फाई हो गया। अच्छा यहाँ पे मैंने बोला x इक्वल्स टू ना आप 2 रखो, तो x इक्वल्स टू 2 रखा तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 5/2। यार 5/2 रखने में फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। कोई बढ़िया सा नंबर ले लो यार, 8 करो यहाँ पे। इसका क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैंने बोला यार, यहाँ पे क्या रखूँ मैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 यानी कि √5 हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर x इक्वल्स टू 1 हो गया, x इक्वल्स टू 2 हो गया, 3 रखने पे कितना आ रहा है, 3 प्लस 1/3 10/, हो जाएगा ये 10/2। ठीक है यार, कैलकुलेशन ही तो चेक करनी है, देख लो यार। x इक्वल्स टू 2 रखो यहाँ पे, x इक्वल्स टू 2 रखने पे कितना आ रहा है बच्चों, 2 रख दिया यहाँ पे, तो 2 रखने पे आएगा ये 5/2। क्लियर, तो जब आप इसमें x, जब इसमें अब आप उल्टा करना है, इसमें क्या करना है, उल्टा करना है। तो मैंने क्या किया, ये तो मैं रेज कर रहा हूँ क्योंकि x इक्वल्स टू 2 पे दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो मैंने बोला यार अब इसमें आप x इक्वल्स टू 5/2 रखोगे तो आपको y2 मिलना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें रखोगे तो इसमें भी यही मिलना चाहिए 5/2। तो रख लेते हैं इसमें 5/2 रखना जरा, तो आ जाएगा 5/2 प्लस ये हो जाएगा 25 अपॉन 4 माइनस का 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो रहा है 5/2, ये हो जाएगा 25 माइनस 16 कितना होता है 9 मतलब 3/2, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 8 अपॉन 4, और ये आ जाएगा 2। क्लियर, तो यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से कितना आएगा 5/2 माइनस का ये आ जाएगा 3/2 अपॉन 2। भाई x इक्वल्स टू 5/2 रखने पे यहाँ माइनस है ना बीच में, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2 माइनस का 3/2 यानी कि 2/2। क्लियर, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो रहा है 5 यानी कि 3/2, 2/2 अपॉन 2, और ये कितना आ जाएगा 1/2। तो कौन सा वाला आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है भाई। x इक्वल्स टू 5/2 रखा, इसका रेंज इसका डोमेन है, इसका रेंज इसका डोमेन है, तो इसका डोमेन इसका रेंज आना चाहिए, फिर ये इसका रेंज होना चाहिए था, तो रेंज आ गया 2। क्लियर, तो मतलब ये इसका डोमेन नहीं, ये इसका फंक्शन नहीं है। तो f इनवर्स x जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा x प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। क्लियर? तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, वो नोट जो था, इस नोट के अंदर मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज आती हैं, अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज आती हैं तो उसमें से हम बाकी की सबको हटा देंगे ऐसे वैल्यूज पुट कर करके। क्लियर? आई थिंक मोर देन सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन। क्लियर? ठीक है, एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ओके भाई, बात आगे समझ में नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपने पास? अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरे पास कि भाई इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम r to r, if f is defined from r to r and f of x is equals to log ln, और ये हो जाएगा x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड f इनवर्स x, फाइंड f इनवर्स x if exist, if exist। ठीक है, तो f इज डिफाइंड फ्रॉम r to r और आपको बताना है कि f इनवर्स x कितना आएगा अगर इसका एग्जिस्ट होता है तो इनवर्स फंक्शन, अगर इसमें इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है तो आप इसका इनवर्स फंक्शन निकालो। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि यार अगर आपको इनवर्स फंक्शन की बात करनी है तो इसे 1/(1/2) प्रूव करना पड़ेगा। देन fx इज इक्वल टू आ जाएगा log, और ये आ जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। क्लियर? और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका फंक्शन है, इसमें क्या करेंगे हम, तो मैंने बोला यार f डैश x निकाल लो, इसके अंदर f डैश x अगर आपने निकाला तो ये हो जाएगा 1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड 1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस भी है और इंक्रीजिंग भी है, तो यानी कि ये क्या हो गया आपका 1/1 हो गया। अगर कोई भी फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग और कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस भी है, ये कॉन्टिन्यूस हो गया। क्लियर? कॉन्टिन्यूस एंड इंक्रीजिंग, कॉन्टिन्यूस एंड इंक्रीजिंग है तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1-to-1 फंक्शन, 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 तो आ गया भाई अपने पास। अब इसमें इसका रेंज निकाल लो, अब रेंज कितना आता है, तो रेंज निकालेंगे इसका। तो रेंज के लिए क्या करेंगे हम, डोमेन चेक कर लेते हैं। तो डोमेन कितना दिया इसका, डोमेन इज r। तो मैंने बोला अगर यार x आपका -∞ है, क्योंकि इंक्रीजिंग है फंक्शन, कॉन्टिन्यूस है, इंक्रीजिंग है, इस तरीके से कुछ फंक्शन होगा कॉन्टिन्यूस एंड इंक्रीजिंग है, तो अगर x आपका -∞ की तरफ जाएगा तो f ऑफ x जो है वो किधर जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -∞ ln x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। समझ में आ रहा है मैं आपको एंड वैल्यूज क्यों रख रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है और इंक्रीजिंग है। अब कोई भी ग्राफ अगर कॉन्टिन्यूस और इंक्रीजिंग है तो उसमें तो रेंज क्या होता है, जो मिनिमम वैल्यू होती है x की उस पे x निकाल लो आप, और जो मैक्सिमम वैल्यू है उस पे y निकाल लो। अब जैसे यही ग्राफ होता तो इसमें यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, तो x का जो मिनिमम वैल्यू है इस पे वैल्यू निकाल लो, और x के मैक्सिमम पे मैक्सिमम निकाल लो इसका, तो ये आ जाएगा। और ये कितना जाएगा बच्चों, -∞, log ऑफ -∞ कितना होता है, log ऑफ -∞ जो आएगा आपका वो आपका -∞ की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका चला जाएगा यहाँ से -∞ की तरफ। और अगर आपका x बच्चों +∞ की तरफ गया तो log अनडिफाइंड कितना होता है, तो आपका जो fx है वो किधर चला जाएगा आपका, फिर +∞ की तरफ चला जाएगा। क्लियर? भाई log ऑफ ∞ किधर जाता है, अगर पूरा आपका आर्ग्यूमेंट ∞ की तरफ जा रहा है तो वो किधर जाएगा आपका, किधर जाएगा आपका। वैसे भी डोमेन में क्या नेगेटिव वैल्यूज रखोगे आप, ठीक है ना, तो नेगेटिव रखोगे। वैसे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, खैर x की कोई भी वैल्यू रख लेना, ठीक है ना, जितनी भी छोटी रखना चाहो वो रख लेना, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा अंदर वाला फंक्शन, क्योंकि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x होता है, 1 ऐड कर दिया तो 1 से तो बड़ा ही आएगा, तो ये +∞ की तरफ जाएगा, यानी कि रेंज ऑफ द फंक्शन कितना हो गया, रेंज ऑफ द फंक्शन r हो गया, यानी कि कोडोमेन हो गया, यानी कि फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज बाइजेक्टिव, फंक्शन क्या हो गया आपका बाइजेक्टिव। तो इतने में तो मुझे ये मालूम चल गया कि ये जो फंक्शन है आपका बच्चों वो बाइजेक्टिव है। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी इनवर्स निकालने की बाद। तो यार y इज इक्वल टू मेरे पास दे रखा है, y इज इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे पास, y इक्वल टू दे रखा है मेरे पास, y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। क्लियर? मैंने बोला x को ना आप y से रिप्लेस कर दो, x को y से और y को x से रिप्लेस कर दो। अगर ऐसा करोगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू ln, और यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, y प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू e की पावर x हो जाएगा। क्लियर? ना अब इसे सॉल्व कर लो आप, ये क्या हो जाएगा यार, 1 प्लस वाई का रूट इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई हो जाएगा। नाउ स्क्वायरिंग कर दो यार दोनों तरफ, स्क्वायरिंग किया हमने। क्लियर? तो अगर स्क्वायरिंग किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ ये हो जाएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ई की पावर x इंटू वाई, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा अपने पास
2 इंटू ई की पावर x इंटू वाई इज इक्व टू ई की पावर 2x और माइनस का y, माइनस का 1, देन y इज इक्व टू आ जाएगा ई की पावर 2x माइनस का 1 अपॉन, और ये आ जाएगा अपने पास 2 इंटू ई की पावर x। क्लियर? किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत? अगर आप चाहो तो इसे डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड कैसे कर सकते हैं? y इज इक्व टू आ जाएगा 1/2 और इसे मैं बोल सकता हूँ e की पावर x माइनस का e की पावर माइनस x। क्लियर? एंड f इनवर्स ऑफ x इक्व टू आ जाएगा बच्चों 1/2 e की पावर x माइनस का e की पावर माइनस x। क्लियर? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर भाई, बात आ गई समझ में? तो ये यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आराम से चेक कर लो, आराम से। क्लियर? ये मैंने e की पावर x को डिवाइड कर दिया है, यानी कि ये e की पावर 2x था तो अपॉन ई की पावर x किया, माइनस का 1 अपॉन ई की पावर x था, तो ये से स्क्वायर है तो एक कट जाएगा इसमें से 2 वाला, तो कितना बचेगा? ई की पावर x बचेगा माइनस का ई की पावर माइनस x बचेगा यहाँ। ठीक है ना? बात आ गई समझ में? तो ये इसका इनवर्स हो जाएगा। अगर कल को आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछ ले वो कि भाई इसका इनवर्स बताओ, तो इसका इनवर्स कितना हो जाएगा? log जो fx दिया था वो इसका इनवर्स हो जाएगा फिर। क्लियर? तो ये दोनों ही क्वेश्चन IIT जेईई में आ चुके हैं। क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन आप देख लेना, दोनों क्वेश्चन IIT जेईई में ऑलरेडी पूछ चुका है वो एक बार। ओके भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर? कहानी समझ में आई कि नहीं आई? कहानी समझ में आ गई? चलो आगे की तरफ चलते हैं। आगे अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है। मैंने बोला कि इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम r-3 से लेके r-3, r इज डिफाइंड फ्रॉम r-3 टू r-1। ठीक है, एंड fx इज इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। फाइंड f इनवर्स x if exist। फाइंड f इनवर्स x if exist। क्लियर? नाउ क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा ये? आराम से बताओ, सोच के किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आराम से आंसर देके बताओ किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अपने पास समय ही समय है। क्लियर? जल्दी से जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा आपका। हाँ जी, किसका आंसर आ रहा है? किसका आंसर आ रहा है भाई? नहीं आया? चलो यार, पहली चीज तो ये कि 1 और ऑन 2 है ये फंक्शन। क्लियर? तो 1 ऑन 2 चेक कर लो आप आराम से। कैसे चेक करोगे? f of x1 इज इक्वल टू f of x2 रख दो यार इसमें। 1 ऑन 2 कैसे चेक करते हैं? तो इसका रेंज क्या आ रहा है? रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है बच्चों? इसका रेंज ऑफ द फंक्शन है r माइनस का 1। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑन 2 हो गया फंक्शन। क्लियर? 1 कैसे चेक करोगे? y इज इक्वल टू कितना दिया है अपने पास? fx इज इक्वल टू कितना दिया है? f ऑफ x कितना है अपने पास? x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। क्लास 12 में हम किस तरीके से करते हैं? f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और अगर यहाँ से अपने पास x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो मतलब फंक्शन इज 1 तो मतलब मैंने बोला x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस का 2 अपॉन x2 माइनस का 3। क्लियर? ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनका। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा x1 x2 फिर आ जाएगा माइनस का 2x2 और माइनस का 3x1 माइनस का 3x1 और प्लस का 6 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? x1 x2 माइनस का 2x1 फिर आ जाएगा माइनस का 3x2 और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 6। ये इससे कट जाएगा x1 x2 से, x1 x2 कट गया, 2x, अब आप इसे इधर लेके आओ, इसे इधर लेके आओ और इसे इधर ले जाओ। क्लियर? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 3x1 और प्लस का 2x1 इज इक्वल टू माइनस का 3x2 प्लस का 2x2। क्लियर? ये बचेगा बच्चों x1 इज इक्वल टू x2। हैंस फंक्शन इज फंक्शन इज 1 1।
ठीक है ना, 1 1। क्लियर, फंक्शन इज 1 1। अगर आप चाहो तो इसका ग्राफ बना लो, मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया ना, इसका ग्राफ बना लो। ग्राफ में यार हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना और एक ही जगह कट करती है, आपको पता ही है। क्लियर, क्योंकि ग्राफ जो होता है वो किस तरीके से बनता है, या तो इन दोनों क्वाड्रेंट में बनता है या इस तरीके से बनता है। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसे कभी भी दो जगह पे कट नहीं करती है। क्लियर, तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसे दो जगह पे कट नहीं करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। बात आगे समझ में? तो वैसे भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। अब ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करेंगे यार, y इज इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे पास, x-2 अपॉन x-3 दे रखा है। मतलब इनवर्स फंक्शन के लिए क्या करेंगे, तो भाई y को मैंने x और x को मैंने y मान लिया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y-2 अपॉन y-3। क्लियर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा xy-3x इज इक्वल टू y-2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से ये आ जाएगा x-1 इंटू वाई इज इक्वल टू 3x-2। देन बच्चों यहाँ से y कितना आ जाएगा अपने पास, तो यहाँ से y आ जाएगा अपने पास, y इज इक्वल टू 3x-2 अपॉन x-1। तो यहाँ से f इनवर्स ऑफ x क्या बोलोगे आप, ये बोलोगे आप 3x-2 अपॉन x-1। कोई दिक्कत भाई इसके अंदर, कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो f इनवर्स ऑफ x कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 3x-2 अपॉन x-1। क्लियर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है समझ में? क्लियर, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी, आप इन्हें आराम से सॉल्व कर सकते हो इनवर्स फंक्शन के अंदर। अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, जब मैं कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़ा दूंगा तो इनवर्स के कुछ कॉम्पोजिट और उसके मिक्स क्वेश्चन होते हैं, वो और करने पड़ेंगे अभी आपको। ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ एक, क्लियर, जो कि जेईई में आ चुका है और मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। मैंने बोला इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम r to r, इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम r to r एंड fx इज इक्वल्स टू e की पावर x माइनस का e की पावर माइनस x अपॉन 2। क्लियर, देन फाइंड f इनवर्स ऑफ x इफ एग्जिस्ट। अभी मैंने आपको बता दिया इसका क्या आंसर है, अब आपको पता ही है इसका आंसर तो खैर। क्लियर, अब आप इसमें 1 1 ऑन टू चेक करो और इसका आंसर निकालो और देखो कि क्या आंसर इसका आएगा। मैंने जैसा आपसे बोला कि यार इसका एक पार्ट मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है ना, ये पार्ट हो गया। बाकी के जो मिक्स्ड प्रॉब्लम है, इसकी जो मिक्स्ड प्रॉब्लम है ना बच्चों, मिक्स्ड प्रॉब्लम्स ऑफ इनवर्स एंड कॉम्पोजिट, इनवर्स एंड कॉम्पोजिट, ठीक है ना, कॉम्पोजिट, वो कहाँ पे होंगी, वो आपके किस टॉपिक में कराएंगे हम, कॉम्पोजिट फंक्शन में कराएंगे। वो वाली चीज़ें मैं आपको कॉम्पोजिट फंक्शन में करा दूंगा। क्लियर, तो ये लेक्चर लेंथ में काफ़ी छोटा है, तो आपके लिए बेनिफिट है। अगर आपका कोई बैकलॉग है तो वो आप क्लियर कर लो। क्लियर, अगर आपका कोई बैकलॉग बचा हुआ है तो आप आसानी से अभी क्लियर कर सकते हो। क्लियर, ये छोटे लेक्चर्स का फायदा है, क्योंकि आगे चल के जब कॉम्पोजिट बड़ा है और उसे एक्सप्लेन करने में भी समय लगेगा। क्लियर, क्योंकि उसके क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी होते हैं और क्वेश्चन उसका अकेला नहीं आता है, जब भी आता है तो पैसेज वगैरह में आता है, क्योंकि लेंथ उसकी क्वेश्चन की ज़्यादा होती है। क्लियर, तो उसमें टाइम भी लगेगा, तो लेक्चर का लेंथ भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर हम एक पॉइंट से सोचें तो। क्लियर, तो ये आपका इनवर्स फंक्शन तो बच्चों यहाँ पे हो गया है, ठीक है, इनवर्स फंक्शन हो गया है आपका। क्लियर, कॉम्पोजिट है, फिर पीरियोडिक फंक्शन है। क्लियर, और तो इस तरह की चीज़ें बची हैं। ओके, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है भाई। किसी भी तरह की कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई भी समस्या तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर, ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए सभी के सभी अपने आप में अच्छे क्वेश्चन हैं। क्लियर, ठीक है ना। तो ये आज के टॉपिक में जो था अपना वो क्या था, इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना। ये अपना इस टॉपिक का कंटेंट हो गया। आप यार अच्छे से नोट्स बनाते जाइए। क्लियर, या फिर इन नोट्स को कॉपी करते हुए जाओ, रखते जाओ इन्हें, मतलब आपके उससे खोने नहीं चाहिए। आप मतलब ये मत बोलना कि सर ये खो गए। अगर आपको फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके ये नोट्स नहीं है आपके पास, तो अगर बाई चांस खो जाए तो आप मुझसे ले लेना है, ठीक है ना। आप मुझसे मांग लेना, मुझे मैसेज कर देना इंस्टीट्यूट में, ठीक है ना। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपसे कोई बाई चांस से डिलीट हो जाता है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी है यार, तो हो सकता है फॉर्मेट हो जाए विंडो, या कुछ भी हो जाए, या फोन से डिलीट हो जाए, या सो मेनी फैक्टर्स। क्लियर, तो आप ये मत सोचना कि यार अब जुगाड़ कहाँ से करें हम, तो मुझे सीधे कांटेक्ट करना आप। मैं आपको जो भी नोट्स होगा, जो भी जिस लेक्चर का होगा, वो की नोट्स आपको दोबारा से प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे मेरे ख्याल से नोट्स ऐप पे तो पड़े ही रहते हैं अपने पे। क्लियर, तो ऐप पे से तो आप ले ही सकते हो, फिर भी खो जाए, फिर भी कुछ हो जाए तो आप मुझसे मांग सकते हो। क्लियर, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, ठीक है ना। तो ये था इज ऑल अबाउट द इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट थे इसके अंदर वो यही है कि 2-3 कि जो इनवर्स फंक्शन होता है वो क्या होता है, y इक्वल्स टू x के अबाउट रिफ्लेक्शन होता है, और इसका डोमेन उसका रेंज, उसका डोमेन इसका रेंज होता है। क्लियर, बात आगे समझ में, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। ओके भाई, और फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, 1 1 ऑन 2 होना पड़ेगा, ठीक है, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर, अच्छा देखो, एक क्वेश्चन होता है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करता है। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, जैसे चलो आप इसका आंसर दो कि
एफ एक्स मेरे पास साइन एक्स है, क्लियर। और इसका इन्वर्स फंक्शन क्या आता है, इसका इन्वर्स जो आता है बच्चों, इसका इन्वर्स फंक्शन जो होता है वो आपका होता है साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, क्लियर भाई, इसका इन्वर्स ये होता है। अब मैंने बोला कि इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या चाहिए, इन्वर्स फंक्शन के लिए फंक्शन का क्या होना जरूरी होता है, बाइजेक्टिव, यानी कि 1 1 एंड ऑन 2, क्लियर, बाइजेक्टिव होना जरूरी है। लेकिन साइन एक्स जो होता है वो मैनी वन होता है, मैनी वन फंक्शन है ये, तो ये एग्जिस्ट कैसे कर गया, हाउ इज पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर। ये आप मुझे सोच के बताओ बच्चों, क्लियर, ये आप सोच के बताओ, मैं अगली क्लास में इसका आंसर दूंगा आपको, क्लियर। ये आप सोचो आराम से और फिर मुझे आंसर दो कि ये आपका क्यों आ रहा है, ठीक है भाई। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अगर हो तो एक बार थोड़ा वीडियो चेक कर लेना, ठीक है, फिर भी दिक्कत आए तो आप मुझसे बात कर सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और आप इसी तरह पढ़ते रहें, मन लगा के एंजॉय करते रहें, पढ़ाई को एंजॉय करें, इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहें, ओके। और किसी भी तरह की कोई भी जर्नल क्वेरी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।